नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नागपुर हिंसा के सिलसिले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज कर सकते हैं दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बिहार के अररिया में एनकाउंटर, पुलिस ने तनिष्क शोरूम लूट कांड का आरोपी ढेर। एसटीएफ के 3 जवान भी जख्मी। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना मामले में 3 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली और नोएडा में ली तलाशी। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है आरोप। ट्रंप का अवैध आप्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज। अमेरिका ने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,32,000 लोगों की कानूनी सुरक्षा छीनने का किया फैसला। आईपीएल का 18वां संस्करण आज से होगा शुरू। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा पहला मुकाबला। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई है। नागपुर हिंसा के सिलसिले में 10 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं। इस हिंसा को लेकर 3 नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर इस मामले में अब तक 13 प्राथमिकी दर्ज की गई है। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटाने का फैसला उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भ के सबसे बड़े शहर नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद पहली बार कल देर शाम नागपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री आज पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज मीडिया से मिल सकते हैं और शहर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नागपुर हिंसा के दिन सोशल मीडिया पोस्ट पर अधिक प्रभावी तरीके से नजर रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे पुलिस को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या योजना बनाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि खुफिया स्तर पर कोई विफलता थी। फडणवीस ने कहा कि पुलिस की प्रतिक्रिया उचित थी और ये नहीं कहा जा सकता कि ये अपर्याप्त थी। नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आई। ये हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। और वहीं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर 3 मामले दर्ज किए हैं। ये अनियमितताएं बाद में 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले के रूप में सामने आई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रियल एस्टेट फर्म लॉजिस्टिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जनाडू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड व लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और नोएडा प्राधिकरण के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की। एक अधिकारी के अनुसार नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का उद्देश्य नोएडा सेक्टर 78, 79 और 150 में आवासीय और वाणिज्य क्षेत्रों के साथ विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित कराना था। नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं का मामला 2011 से 2014 के बीच मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल का है। कैग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अनियमितताएं उजागर हुई और 9,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया। उधर बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में कल देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने थलहा नहर के पास घेराबंदी की और इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई। एनकाउंटर में पूर्णिया तनिष्क लूटकांड का आरोपी और कुख्यात अपराधी चुनमुन झा को 3 गोलियां लगी। उसे घायल अवस्था में अररिया सदर अस्पताल लाया गया और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। एक अन्य अपराधी को गोली लगी, जो मौके से फरार हो गया। दोनों ओर से हुए एनकाउंटर में 5 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिसकी पुष्टि अररिया एसपी अंजनी कुमार ने भी की। सूचना के बाद एसपी सदर अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों में एसटीएफ के पुलिस निरीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, नरपतगंज थाना अध्यक्ष कुमार विकास,
एसटीएफ चालक नागेश, एसटीएफ के जवान शहाबुद्दीन अंसारी, एसटीएफ के दीपक कुमार से उनका हालचाल जाना और चिकित्सकों से भी बातचीत की। सभी घायलों का इलाज अररिया सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पूर्णिया और आरा तनिष्क लूटकांड के आरोपी मजलिसपुर पलासी निवासी चुनमुन झा कई लूटकांडों का मास्टरमाइंड है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो अपने गैंग के साथ नरपतगंज में छिपा है। इसे पकड़ने के लिए पटना एसटीएफ की टीम अररिया पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से थलाहा नहर के पास दबिश दी गई। अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। चुनमुन झा के पैर और सीने में 3 गोलियां लगी, जिससे वो अचेत होकर गिर पड़ा। इस मुठभेड़ में नरपतगंज थानेदार कुमार विकास और एसटीएफ के जवान मोहम्मद मुश्ताक शहाबुद्दीन घायल हुए। अररिया पुलिस की ओर से एएसपी राम पुकार सिंह और फॉरबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कमान संभाली। दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। इधर सदर अस्पताल में एनकाउंटर में घायल अपराधी चुनमुन झा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने मौत की पुष्टि की। उन्हें करीबन 7 गोली लगी थी। एसटीएफ विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया, जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया। जो हमारे एसटीएफ के भी 2-3 लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया है। और अपराधकर्मी जो है, उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया तनिष्क में और पलासी मुखिया पर फायरिंग करने में। उसका नाम चुनमुन झा है। और लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी अजय कुमार मारा गया। अजय पर बनारस से आई 32 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप था। यह हत्या दुष्कर्म की कोशिश में महिला का गला घोंटकर की गई थी। डीएसपी पश्चिमी और क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय को पकड़ने के लिए महमूद नगर इलाके में घेराबंदी की। इस दौरान अजय ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार अजय पर हत्या, लूट और अन्य गंभीर मामलों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया ऑटो रिक्शा भी बरामद कर लिया। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया, तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद वो पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल सीएससी में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। और इसके साथ जो उसके पास से जो एक देसी तमंचा और 2 मोबाइल भी बरामद हुए, जिस मोबाइल में उसमें से एक मोबाइल वो मोबाइल था जो उस मृतक युवती का था, जिसको उस घटना के दिन इसने उसे छीना था। जो अजय नाम का व्यक्ति है, इसे पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और वहीं दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के चिल्ला गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिए। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, चिल्ला गांव में निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ये पूरी तरह से नामंजूर है और इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन अतिक्रमणों को हटाया जाए। दिल्ली में घुसपैठ और अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नवी मुंबई के औद्योगिक क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र में आग लग गई और आग पर काबू पाने का प्रयास रात भर जारी रहा। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि आग लगने की घटना ठाणे बेलापुर रोड पर शिरवड़े MIDC क्षेत्र में एक पॉलीमर कंपनी में शुक्रवार रात करीब 11:20 पर हुई। उन्होंने कहा कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि कंपनी विद्युत इंसुलेशन सामग्री, एपॉक्सी उत्पाद और फाइबर प्लास्टिक विद्युत उत्पाद बनाने का काम करती है। अधिकारी ने कहा कि आग वहां रखे अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों के कारण फैली और इससे मशीनों तथा अन्य वस्तुओं को नुकसान पहुंचा। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए नवी मुंबई के विभिन्न इलाकों से 4 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया और रात भर अग्निशमन अभियान जारी रहा।
उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अभी कंट्रोल में ला रहे हैं हम फायर को, देखते हैं कितना ये हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जल्द हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फैक्ट्री है जो शुभदा केमिकल, इसमें रेजिन है जो फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रेजिन की फायर है वो। ये कोई इंजॉय नहीं है इसमें। अभी तो फ्रंट साइड में तो कंट्रोल किया, अभी बैक साइड से हम बुझा रहे हैं। बैक साइड में लैब एरिया था, वहाँ से हम बुझा रहे हैं। भारत जहां कई मोर्चों पर विकास की नई परिभाषा लिख रहा है, वहीं आपदा प्रबंधन में भी बेमिसाल काम कर रहा है। भूकंप से सुरक्षा के लिए भी सरकार ने कई बेहतरीन उपाय किए हैं। भारत ने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस दिशा में शानदार काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से को कायम रखते हुए भारत ने फरवरी 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की थी। बता दें कि भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है और भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप के जोखिम के आधार पर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई विनाशकारी भूकंपों का अनुभव किया। भारत में भूकंप के जोखिम को कम करने और उससे निपटने में कई प्रमुख एजेंसियां अहम भूमिका निभाती हैं। ये संगठन भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने, आपदा प्रबंधन नीतियां बनाने और आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हिमालयी क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली पर शोध चल रहा है। NCS पूरे भारत में निश्चित तीव्रता के भूकंपों को रिकॉर्ड करता है और डेटा को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से साझा करता है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पूरे देश में भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखता है। अगरतला के एक होटल में नशीली दवाओं की तस्करी की खबर सामने आई है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान उनके पास से 1,10,000 याबा टैबलेट मिली है और इन नशीली दवाओं का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5.5 करोड़ रुपए है। प्रतिबंधित सामग्री को सुरक्षित कर लिया गया है। अगरतला के एसपी के मुताबिक इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड असम का कुख्यात ड्रग डीलर सादुल हुसैन तालुकदार है। एक अन्य संदिग्ध नयन मोनी नमशूद्र खोवाई से है, जबकि विश्वजीत विश्वास धलाई से है। वहीं तस्करी के इस रैकेट का मुख्य आरोपी असम से है। वो नशीले पदार्थों का एक बड़ा तस्कर माना जाता है। मीडिया से बातचीत के दौरान एसपी पश्चिम डॉक्टर किरण ने कहा कि उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और पुलिस का लक्ष्य उनके नेटवर्क के बारे में सभी संभावित जानकारी प्राप्त करना है। ये छापेमारी पिछले 3 महीनों में उनकी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। इन्फॉर्मेशन मिला था, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कि होटल वुडलैंड पार्क में कुछ नारकोटिक्स का स्मगलिंग चल रहा है ऐसा। तो इमीडिएटली हमने एक टीम बनाया, ये SDPO सदर और OC ईस्ट के लीडरशिप में। तो रेड करने के बाद 1,10,000 टैबलेट्स मिला है। इसका मार्केट वैल्यू अराउंड 5.5 करोड़ है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने इसको सीज किया है। तो इसमें से मेन आदमी जो है साहिदुल हुसैन तालुकदार है, ये आसाम से आया था। तो ये पहले से भी ये बिजनेस में ये थोड़ा बड़ा नाम है। ये इसको हम लोगों ने पकड़ा है और अभी हम इसको रिमांड में लेंगे। NDPS का केस भी लिया है, रिमांड में लेके और भी कहाँ से एक्चुअली कहाँ प्रोक्योर करता था और इधर कैसे आया और इधर किस के साथ ये डील करता है और कितना दिन से ये चल रहा है, ये सब हम लोग निकालेंगे। वाराणसी में आज विश्व जल दिवस के मौके पर रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य गंगा को साफ रखने के संदेश को और अधिक प्रभावशाली बनाना है, जिससे आम नागरिकों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में कैच द रेन मिशन की शुरुआत करके आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये मिशन जल शक्ति अभियान के तहत शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करना, पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना था। इस मुहिम के माध्यम से बारिश की हर बूंद को सहेजकर हम भविष्य में पानी की कमी से निपटने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी
उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी थी, बिन पानी सब सूख, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। गांव में पानी के स्रोतों के संरक्षण को लेकर भी काम किया जा रहा है। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी।
और बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार विकसित बिहार। इस अवसर पर पूरे राज्य में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि विभागों की प्रदर्शनी को 2 दिन बढ़ाया गया है, जो 26 मार्च तक चलेगा। गांधी मैदान में बिहार सरकार के लगभग 40 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज सुबह ग्रामीण कार्य विभाग के स्टॉल का उद्घाटन विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने किया और साथ ही बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की जनता को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास का केंद्र रही है। मेरा विश्वास है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। और वहीं आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वीरों और महान विभूतियों की पावन धरती बिहार के अपने सभी भाई बहनों को बिहार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा ये प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, उसमें यहाँ के परिश्रमी और प्रतिभाशाली बिहार वासियों की अहम भागीदारी है। हमारी संस्कृति और परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और व्यापक व्यापार वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के व्यापार युद्ध से अमेरिका के लोग भी पीड़ित होंगे। कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक उन्हें संप्रभु राष्ट्र के रूप में वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। जापान और उसके 2 पड़ोसी एशियाई देशों चीन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने साझा चुनौतियों वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए आज एक बैठक की और इस बैठक में इस वर्ष के अंत में होने वाले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। जापान का चीन और दक्षिण कोरिया के साथ पुराना क्षेत्रीय विवाद है और ऐसे में इस बैठक को जापान के लिए उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल ये बैठक दक्षिण कोरिया में हुई थी। जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने अपने संबोधन में अपने चीनी समकक्ष वांग ई और दक्षिण कोरिया के चो ताए युल से कहा कि विश्व तनाव और विभाजन का सामना कर रहा है। ऐसे में उनके बीच सहयोग विशेष रूप से अहम है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 18वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता के पहले मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। महान मुक्केबाज पूर्व हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया। उनके परिवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि की। वो 76 वर्ष के थे। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से मशहूर फोरमैन ने 1960 के दशक से अपने करियर की शुरुआत की थी और ओलंपिक में स्वर्ण पदक सहित कई खिताब भी जीते थे। वे 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। फोरमैन ने मुक्केबाजी के 81 मुकाबले खेले, इसमें से 76 में जीत हासिल की। उन्होंने 1997 में बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।